कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने शहर के खंडहर में, जहां माइलो नाम का एक लड़का एक ड्रोन से बात कर रहा था। उसने कैमरा में देखते हुए कहा कि मैं इस पूरी दुनिया का आखिरी इंसान हूं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हमें भूलना मत। उसके हाथ पर एक निशान था जो उसे उस दिन की याद दिला रहा था जब सब कुछ बदल गया। फिर कहानी कुछ साल पहले जाती है। दुनिया तबाह हो रही थी, जंग, भूखमरी, नाइंसाफी हर तरफ थी। माइलो तब एक छोटा बच्चा था जो बिना व्हील चेयर के कहीं आ जा भी नहीं सकता था। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। उसी वक्त अचानक रिकी नाम के एक आदमी ने देखा कि उसके फोन का सिग्नल चला गया। साथ ही एक जहाज बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसके खेत के पास लैंड हो रहा था। तभी दुनिया भर में मशीनें फेल होने लगी, मोबाइल सिग्नल बंद हो गए, प्लेन्स इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। आसमान में धुंध छा गई और फिर अचानक एलियंस की ढेर सारी स्पेसशिप्स धूप को रोकने लगी, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोगों को अचानक ही अपने मर चुके रिश्तेदार दिखने लगे। ये सारे विजन्स एलियंस की वजह से आ रहे थे। इन एलियंस का लीडर था करालिन, जो पृथ्वी का सुपरवाइजर बनकर आया था। उसने कहा कि उनका मिशन है दुख, बीमारी और भूख को खत्म करना, एक नई दुनिया बसाना जिसमें कोई भी परेशानी ना हो। दिन गुजरते गए और एलियंस ने अपना वादा निभाया भी। पूरी दुनिया से जंग खत्म हो गई। लोगों ने हथियार गिरा दिए और आपस में गले मिलने लगे। पुराने दुश्मन भी अब दोस्त बन रहे थे। लेकिन दुनिया भर के ताकतवर लोग जिन्होंने जंगे करवा कर बहुत पैसा कमाया है, उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। मसूरी में रिकी के अड़ोसी पड़ोसी बहुत परेशान थे। लेकिन रिकी ने कहा कि एलियंस अब तक सिर्फ मदद ही कर रहे हैं सबकी, शायद ये उनकी कोई चाल नहीं है, हो सकता है वो अच्छे ही हों। एक रात अचानक से रिकी और उसकी पत्नी एली का घर हिलने लगा। घर के अंदर के डिवाइसेस अजीब तरीके से काम करने लगे। डर के मारे दोनों अपने कुत्ते के साथ बेसमेंट में छुप गए। तभी एक रोशनी उनके घर के आसपास छाने लगी। एक अनजान ताकत ने दरवाजे के सारे पेंच खोल दिए। जब रिकी बाहर आया तो उसके सामने एक बड़ा सा ड्रोन था। ड्रोन ने सिर्फ तब रिएक्ट किया जब रिकी ने उसमें चढ़ने के लिए हाँ कहा। उसके बाद घर पूरी तरह से पहले जैसा हो गया। इसी वक्त एक और स्पेसशिप व्हाइट हाउस के ऊपर आ गई। ड्रोन ने रिकी को न्यूयॉर्क के एक होटल में टेलीपोर्ट कर दिया, वहीं जहां वो अपनी पहली बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं थी उसके साथ हनीमून मनाने आया था। उसे समझाया गया कि ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। फिर एक आवाज आई जो करालिन की थी। वो एलियंस अपने आप को ओवरलॉर्ड्स कहते थे, तो उन्होंने रिकी से इंसानों और ओवरलॉर्ड्स के बीच का एम्बेसडर बनने को कहा। पहले तो रिकी घबरा कर कहने लगा कि मैं कोई नेता थोड़ी हूँ, ये काम मुझसे बेहतर बहुत लोग कर सकते हैं। लेकिन करालिन ने कहा कि तुम्हारे नेता चोर हैं साले, लेकिन तुम्हारा मन साफ है। उसने रिकी को एक अजीब सा डिवाइस दिया, बिना ये बताए कि वो करता क्या है। दूसरी तरफ एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को एक स्पेसशिप की तरफ उठाया। कुछ देर बाद रिपोर्टर्स और सरकार के लोग रिकी के फार्म हाउस में पहुंच गए, जहां ड्रोन ने रिकी को छोड़ा था। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और कहा कि ये डिवाइस हमारे हवाले कर दो। जब रिकी ने मना किया तो उन्होंने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ एली इस पूरी वारदात को रिकॉर्ड करने लगी, ताकि रिकॉर्डिंग के चक्कर में पुलिस वाले कुछ गलत न करें। आखिरकार रिकी ने मजबूरन उन्हें वो डिवाइस दे ही दिया। वहीं दूसरी ओर ओवरलॉर्ड्स ने उस बच्चे को पूरी तरह ठीक कर दिया। कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया से खबरें आने लगी कि चाहे कोई भी बीमारी हो जिसका कोई इलाज भी ना हो, धीरे धीरे सारी खत्म हो रही हैं। लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। रिकी को व्हाइट हाउस बुलाया गया, जहां उसने पूरी दुनिया को बताया कि उसे ओवरलॉर्ड्स ने अपना एम्बेसडर बनाया है। लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब ना दे पाने की वजह से रिकी नर्वस हो गया। जब उसने कहा कि करालिन दुनिया के सामने आने के लिए अभी तैयार नहीं है। जब उससे पूछा गया कि ये एलियनों का सरदार इतना अच्छा है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता, तो उसने कहा कि अभी वो तैयार नहीं है, समय सही होगा तो आएगा। जब भी करालिन को रिकी से बात करनी होती, वो ड्रोन उसे ले जाता और रिकी को ऐसा ही लगता कि वो उस होटल में है। महीनों बीत गए और ओवरलॉर्ड्स ने भूखमरी और गरीबी जैसी परेशानियों को दूर कर दिया। रिकी का काम था सभी देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाना। कुछ लोग अब भी एलियंस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एलियंस हमें कमजोर बनाकर फिर हमला करेंगे हमारे ऊपर। तब फ्रीडम लीग नाम का एक ग्रुप बना, जिसे दुनिया का जाना माना रिपोर्टर ह्यूगो सपोर्ट करता था। ये ग्रुप एलियंस के खिलाफ प्रोपोगेंडा फैला रहा था। रिकी ने करालिन से कहा कि अगर वो अपने आप को दुनिया के सामने दिखाए तो लोगों का भरोसा उसके ऊपर बढ़ेगा, लेकिन करालिन ने मना कर दिया। दूसरी तरफ माइलो को उसके तेज दिमाग की वजह से एक स्कॉलरशिप दी गई थी। वो एलियंस की टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करता रहता था। एक रात माइलो ने देखा कि उसकी माँ किसी डीलर से लड़ रही थी। जब डीलर ने बंदूक निकाली और उसकी माँ पर वार किया तो माइलो को गुस्सा आ गया और वो डीलर से कहने लगा
कि मेरी माँ से दूर हो जा कुत्ते। लेकिन डीलर ने गुस्से में उसे ही गोली मार दी। उसकी माँ बहुत ज्यादा डर गई और उसे गोद में उठा लिया, पर तभी आसमान से एक रोशनी आई जिसने डीलर को तुरंत ही मार दिया और माइलो को पूरी तरह ठीक कर दिया। अब माइलो सिर्फ जिंदा ही नहीं था बल्कि चल भी सकता था। मीडिया ने इस इंसिडेंट को दिखाया और ह्यूगो कहने लगा कि ये एलियंस हमारे साथ भगवान भगवान खेल रहे हैं, जिसको चाहे ठीक कर रहे हैं, जिसको चाहे मार रहे हैं, इनकी मर्जी चलेगी क्या। मसूरी में रिकी और एली के बीच झगड़ा हो रहा था क्योंकि रिकी एलियंस का एम्बेसडर बनने के बाद अक्सर गायब रहता। एली को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें शादी करनी भी चाहिए या नहीं। तभी रिकी को बाहर से कुछ आवाज आई और जब उसने बाहर जाकर देखा तो उसे किसी ने बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि फ्रीडम लीग के लोगों ने उसे किडनैप किया था। उसे एक बेस में ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया। अगले दिन ह्यूगो उससे मिलने आया और कहने लगा कि वो ओवरलॉर्ड्स के दिए हुए सभी गिफ्ट्स को तबाह करना चाहता है ताकि इंसान फिर से पावर में आ जाएं। लेकिन कैरलन ने किसी तरह पूरी दुनिया में ये सब कुछ लाइव दिखाना शुरू कर दिया। जब ह्यूगो ने रिकी को मारने का हुक्म दिया तो एलियंस ने टाइम को रोक दिया। एक ड्रोन आया और रिकी को उसी होटल में ले गया। वहाँ पर उसकी मर चुकी पत्नी भी खड़ी थी। रिकी थोड़ा इमोशनल हो गया, लेकिन वो समझ चुका था कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है और एली के पास अपने घर वापस लौट आया। अगले दिन रिकी ने कैरलन से झगड़ा किया। उसने पूछा कि अगर एलियंस सब कुछ देख सकते हैं तो उसकी किडनैपिंग को क्यों नहीं रोका। कैरलन ने जवाब दिया कि ये सब एक प्लान था फ्रीडम लीग को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करने का, जो कि पूरी तरह सफल रहा। कैरलन ने कहा कि उनके प्लान का पहला हिस्सा अब खत्म हो चुका है और उसने कहा कि अब उन्हें रिकी की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान रिकी ने छुपकर कैरलन का फोटो ले लिया। जब उसने एली के साथ मिलकर उस फोटो को देखा तो उन दोनों का मानना था कि कैरलन छुपकर सही कर रहा है। बहुत गंदी शक्ल है इसकी। अगर इसे लोगों ने देख लिया तो वो डर जाएंगे। जल्द ही रिकी और एली अपनी शादी की प्लानिंग करने लगे, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रुप्स अब भी एलियंस को सही नहीं मानते थे। रिपोर्टर्स ने बताया कि ह्यूगो अचानक ही मर चुका है। उधर माइलो ने फैसला किया कि वो एलियंस के प्लैनेट पर जाने वाला पहला इंसान बनेगा। 10 साल बाद माइलो MIT से ग्रेजुएट हो चुका था और अब वो वर्ल्ड फेडरेशन के लिए काम करता था, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक इकलौती सरकार थी। रिकी और एली शादीशुदा थे, लेकिन वो कभी माँ बाप नहीं बन पाए। पूरी दुनिया में अब शांति और प्यार था। ये सब ओवरलॉर्ड्स की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया था। और अब जब कैरलन के सारे टारगेट पूरे हो चुके थे, तब उसने तय किया कि वो अपना असली रूप दुनिया को दिखाएगा। एक स्टेडियम में बहुत ही बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। वहाँ एक स्पेसशिप लैंड हुई और 2 बच्चे भागते हुए कैरलन को लेने गए। लेकिन जैसे ही कैरलन बाहर आया, सब चौंक गए। उसकी सूरत बिल्कुल डेविल जैसी थी। कुछ लोग तो उसे देखकर डर गए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। साल गुजरते गए, पृथ्वी अब एक जन्नत बन चुकी थी। ओवरलॉर्ड्स अपनी स्पेसशिप से इंसानों को बस देख रहे थे। दुनिया में कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल शांति थी। लेकिन माइलो भविष्य के लिए काफी डरा हुआ था। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी तो लोगों को साइंस से कोई मतलब ही नहीं था। जल्द ही सारे स्पेस प्रोग्राम्स को भी बंद कर दिया गया, जिसके बाद माइलो की भी नौकरी चली गई। उसके बाद उसने अफ्रीका की एक रिसर्च फैसिलिटी में नौकरी ले ली, जहां उसकी मुलाकात रेचल से हुई। उन दोनों के बीच बनती भी बहुत अच्छी थी। एक रात रिकी ने देखा कि उसके घर के बाहर वही लाइट फिर से दिख रही थी। वो उस रोशनी को फॉलो करते हुए बाहर की तरफ गया और वहाँ कैरलन उसका इंतजार कर रहा था। कैरलन ने रिकी से माफी मांगी और एक बहुत बड़ा राज उसके सामने खोला। तभी एली घर से बाहर आई और उसने ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा, लेकिन रिकी वहीं था। उसने एली से सच छुपाया और कहा कि कैरलन बस उसका हालचाल पूछने आया था। उसी वक्त अचानक अफ्रीका की उस रिसर्च फैसिलिटी में अचानक जमीन हिलने लगी। रेचल ने देखा कि सारे जानवर डरे हुए थे। तभी डॉक्टर बॉयस को एक नया कमरा मिला जो कि एलियंस ने बनाया था। उस कमरे में एक चमकदार डिवाइस था। बॉयस ने ये सोचा कि शायद कैरलन किसी से बात करना चाहते हैं। उसी रात अमेरिका के एक इलाके में टॉमी एक बुरे सपने के साथ उठा और देखा कि एक ड्रोन उसके घर के आसपास घूम रहा था। ड्रोन की रोशनी उसकी माँ एमी के पेट पर फोकस कर रही थी। ड्रोन चला गया, लेकिन एमी ने जेक से कहा कि हमें बच्चों को बचाना होगा। फिर उसने टॉमी के बारे में पूछा। जेक गैराज में गया और टॉमी उसे वहीं मिला। जब जेक ने लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया। टॉमी ने डरावने अंदाज में कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा दोबारा शुरुआत होने से पहले। और जैसे ही जेक ने
अपने बेटे टॉमी को बुलाने की कोशिश की तो टॉमी ने उसे इतना जबरदस्त धक्का मारा कि वो दीवार पर जाकर लगा। अगली सुबह जेक और एमी के बीच बहुत बहस हुई। जेक ने कहा कि टॉमी दिन भर से अजीब बर्ताव कर रहा है, उसकी आंखें ऐसी लग रही हैं जैसे वो मर चुका हो। एमी ने भी कहा कि वो अक्सर पेट में दर्द के कारण नींद में चिल्लाता है। कुछ दिन बाद उन्होंने काउंसलर पेरिटा को बुलाया। उनकी बातचीत के दौरान टॉमी ने उसे बताया कि उसे दुनिया तबाह होती हुई दिखती है, जैसे एक बहुत बड़ी आंख सूरज को ढक रही हो। उसके हिसाब से ये उसका कोई भ्रम नहीं है, बल्कि आने वाले कल की सच्चाई है। जब पेरिटा ने ज्यादा सवाल किए तो टॉमी को और भी आवाजें सुनाई देने लगी। वो बहुत डर गया और आखिर में उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वो वहाँ से भाग निकला। जब पेरिटा उसके पास जाने लगी तो एक अदृश्य शक्ति ने उसके गले की चेन को और ज्यादा टाइट कर दिया, जैसे कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा हो। पेरिटा ने बड़ी मुश्किल से वो चेन उतारी। फिर टॉमी ने एमी के पेट को छुआ और कहा कि उस बच्चे ने रोना बंद कर दिया है। एमी को ये बात बहुत अटपटी सी लगी क्योंकि वो तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, लेकिन टॉमी ने कहा कि इस पूरी धरती की किस्मत को पलटने वाली उसके पेट से ही जन्म लेगी और उसका नाम होगा जेनिफर। उधर रिकी के हाथ की नसें अचानक से लाल पड़ने लगी थी और उसे एक हार्ट अटैक आ गया। ये अजीब बात थी क्योंकि लोग अब बीमार नहीं होते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि क्लैरेन की स्पेसशिप से कोई चीज उसके शरीर में गई थी, जिस वजह से उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। एली ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा और फिर घर जाके मशीनों के थ्रू क्लैरेन से बात करने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कोई जवाब नहीं आया। 4 महीने बाद एमी को पता चला कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात उसका बेटा टॉमी पहले से कैसे जानता था। अगले दिन जेक और एमी को एक खास पार्टी में बुलाया गया जो माइलो के बॉस ने रखी थी। जल्द ही पार्टी में आए सभी लोग चौंक गए क्योंकि क्लैरेन उनकी पार्टी में आया था। सबको बताया गया कि ओवरलॉर्ड्स कुछ जानवरों को अपने प्लेनेट के जू में भेज रहे हैं। माइलो ने क्लैरेन से पूछा कि तुमने साइंस को हमारी दुनिया से क्यों खत्म कर दिया। क्लैरेन ने जवाब दिया कि इंसान साइंस की मदद से खतरनाक शक्तियों के करीब आ रहे थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मौका मिलने पर क्लैरेन एमी को अपने साथ एक खास कमरे में ले गया और उसे बोर्ड पर हाथ रखने के लिए कहा। तब क्लैरेन ने उस जीव से बात की जो एमी के अंदर पल रहा था। उस रोशनी से आसमान में एक निशान बन गया। एमी ऐसी लग रही थी मानो किसी के वश में आ गई हो और टॉमी बोर्ड से निकल रही गाइड के सहारे छत पर गया और बोला, जेनिफर जाग गई। इतना कहते ही वो नीचे गिर पड़ा। क्लैरेन ने कहा कि एमी का काम पूरा हुआ, लेकिन उन्हें अब और लोगों की जरूरत होगी। उधर टॉमी जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में तैर रहा था। जेक उसे देखते ही घबरा गया और गले लगा लिया। एमी भी भागकर अपने परिवार से मिली और सबने पार्टी छोड़ दी। रास्ते में एमी को बहुत दर्द होने लगा। दूसरी तरफ माइलो समझ चुका था कि क्लैरेन जिस रोशनी का इस्तेमाल बार बार करता है वो दरअसल उनकी एलियन लैंग्वेज है। उसने एक खास निशान बनाया और रिसर्च करने लगा। रेचल ने देखा कि माइलो उस निशान को सारे तारामंडलों से मिलाकर देख रहा था और आखिरकार उन्होंने हिसाब लगाया कि ये करीना सिस्टम नाम का एक तारामंडल है जो जरूर इन एलियंस का असली घर होगा। अगले दिन क्लैरेन फिर रिकी के घर आया। उसने रिकी को एक दवाई की बोतल दी और कहा कि ये तुम्हारी तबीयत ठीक कर सकती है। इस सब के बीच क्लैरेन ने एक खास राज की बात बताई। रिकी को नपुंसक किसी बीमारी ने नहीं बल्कि उसने खुद बनाया था। उसने कहा कि मैंने ये दया खाकर किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि धरती का वक्त खत्म होने वाला है और जिन लोगों के बच्चे हैं उन्हें ज्यादा दुख पहुंचेगा। ये सुनकर एली गुस्से में चीखने लगी। अब उसने गुस्से में आकर क्लैरेन पर गोली ही चला दी। जमीन पर गिरते हुए क्लैरेन ने कहा कि मैं तो सिर्फ तुम्हें दर्द से बचा रहा था। रिकी को ये सब ठीक नहीं लगा और उसने वो वाली बोतल क्लैरेन को पिला दी जो तुरंत ही ठीक हो गया। दूसरी तरफ बॉयज को समझ आया कि क्लैरेन ने उससे जानवर इसलिए मांगे थे क्योंकि वो एक नई जगह बना रहा है, एक नई दुनिया। खैर जल्द ही एमी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने जेनिफर ही रखा, लेकिन उसकी आंखें बहुत अलग थी जिनके अंदर एक अजीब सी हरी चमक थी। 4 साल बीत गए। नए बच्चे अपनी पिछली पीढ़ी से काफी ज्यादा ताकतवर थे। माइलो जो कि अब रेचल के साथ था, उसने हिसाब लगाया कि इंसान सिर्फ एक ही पीढ़ी में बहुत ज्यादा ही विकसित हो गए हैं। इसके बाद वो इन नए बच्चों को स्टडी करने लगा। ये बच्चे करिश्माई ताकतों के साथ पैदा हो रहे थे, लेकिन अभी तक वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ छोटी मोटी चीजों में करते थे। उधर रिकी अभी भी जिंदा था, लेकिन सिर्फ एक मशीन के सहारे। एक रात क्लैरेन ने रिकी से कहा कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर वो पृथ्वी को छोड़कर उसके साथ चले, लेकिन रिकी ने मना कर दिया। अगले दिन माइलो और रेचल ने देखा कि सभी बच्चे अजीब बर्ताव कर रहे हैं। पूरी दुनिया के बच्चों को अचानक किसी ने अपने वश में कर लिया था। सबने हाथ उठाकर जेनिफर का नाम लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे टॉमी के घर आकर अपनी लीडर की तलाश करने लगे। माइलो समझ गया कि ये सभी बच्चे न जाने कैसे आपस में कनेक्टेड हैं।
और उसने ये बताने के लिए जेक को फोन किया। दूसरी तरफ टॉमी ने बताया कि जेनिफर उन्हें नई दुनिया दिखाती है। जब जेक ने बच्चों को घर भेजने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। जेनिफर ने टॉमी के जरिए सब बच्चों से बात की और कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, अब हम सभी न्यू एथेंस शहर जाएंगे। रास्ते में जेनिफर ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके रास्ता साफ करवा दिया। उधर माइलो लगातार जेक को जेनिफर के बारे में बताने के लिए कॉल करता रहा, लेकिन जेक ने उसके फोन नहीं उठाए। एमी ने देखा कि इस नए शहर के बच्चे भी जेनिफर को अजीब तरीके से देख रहे थे। बाद में उसने अपने घर पे जेक को माइलो से बात करने के लिए मना लिया। जेक राजी हो गया, लेकिन उसने कुछ ही सवाल पूछने की इजाजत दी। माइलो ने जेनिफर से सवाल पूछने शुरू किए। जेनिफर की आंखें चमकने लगी और उसने उन्हें एक विजन दिखाया, धरती की तबाही का। वो सब देखकर माइलो के होश उड़ गए, जिसके बाद जेनिफर ने कहा कि अब शुरुआत होती है अंत की। माइलो ने फैसला किया कि वो ओवरलॉर्ड्स की स्पेसशिप में घुस जाएगा, जिसमें रेचल ने उसकी मदद की, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं थी। माइलो ने जानवरों की शिपमेंट में छुप कर घुसने का प्लान बनाया। रेचल ने उसे आखिरी बार चूमा और नींद का इंजेक्शन देकर स्पेसशिप में डाल दिया। उधर रिकी अब बहुत ज्यादा दर्द में था। एली ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रिकी अपनी मर चुकी पत्नी का नाम ले रहा था। तभी रिकी अचानक से उसी होटल रूम में पहुंच गया जहां उसकी बीवी जिंदा थी। तभी उसे एली की आवाज रेडियो से सुनाई दी और वो समझ गया कि ये सब कुछ झूठ है। कैरोलिन ने कहा कि ये सब कुछ हमेशा के लिए हो सकता है, सब कुछ असली हो जाएगा, लेकिन रिकी ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे असल जिंदगी ही चाहिए और वो एली के पास लौट गया। कुछ दिन बाद टॉमी का परिवार एक मूवी देख रहा था जब जेनिफर ने अचानक से कहा कि समय आ गया है। कैरोलिन ने सभी लोगों को बताया कि अब इंसान विकसित होने वाले हैं और सभी बच्चे सुपर ह्यूमन बन जाएंगे। उसने ये भी कहा कि अब धरती पर और बच्चे पैदा नहीं होंगे। उसके ऐसा कहते ही सभी प्रेग्नेंट औरतों के पेट से उनके बच्चे गायब हो गए। बच्चे हवा में उड़ने लगे, मानो उन्हें अपने परिवार वालों की चीख पुकार सुनाई ना दे रही हो। लेकिन टॉमी अभी भी जमीन पर था। जेक ने टॉमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन टॉमी कहने लगा कि मैं सिर्फ आपको अलविदा कहने के लिए रुका था। इसके बाद वो भी हवा में उड़ गया। जेनिफर एक पहाड़ की चोटी पर थी। वो रोशनी के जरिए धरती की ताकत को खींच रही थी। उधर ओवरलॉर्ड्स की शिप में माइलो जाग गया। उसने खुद को दवाई दी और ओवरलॉर्ड्स ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे अपना प्लेनेट दिखाया, एक लावा से भरी अंधेरी जगह। उन्होंने बताया कि उसे सोते हुए 40 साल हो चुके हैं और धरती पर सब कुछ खत्म हो चुका है, बिल्कुल उनके प्लान के हिसाब से। उन्होंने बताया कि उन्हें ओवरमाइंड नाम की एक ताकत ने ये सब करने को कहा था। ओवरलॉर्ड्स हजारों सालों से उस ताकत की बात को मानते आए हैं। जैसा ओवरमाइंड कहता है वो वैसा ही करते हैं। इसके बाद माइलो ने कहा कि मुझे मिलवाओ इस ओवरमाइंड से। जब वो जहाज में घुसा तो माइलो बिल्कुल एक सफेद जगह पर पहुंच गया। ओवरमाइंड वहां उसे एक अलग से रूप में मिला, लेकिन इस मुलाकात को आसान करने के लिए ओवरमाइंड ने रेचल का रूप ले लिया। उसने बताया कि ये पूरा ब्रह्मांड मैं ही हूँ। तुम्हारे बच्चों को वो ताकत मैंने ही दी है जिसके साथ वो आगे बढ़ गए हैं। ये सब सुनकर माइलो का दिल भर गया। उसने कहा कि मुझे धरती पर वापस ले चलो। जब वो वापस आया तो 85 साल बीत चुके थे। धरती सुनसान थी। ओवरलॉर्ड्स ने उसे रेचल की फ्रोजन बॉडी दिखाई। माइलो ने गुस्से में उसका नेकलेस खींचा तो वो पूरा शरीर टूट गया, पर माइलो के हाथ पर एक जलने का निशान रह गया। कैरोलिन ने बताया कि माइलो अब अकेला इंसान बचा है। उसने कहा कि मैं तुमसे बहुत जलन महसूस करता हूँ क्योंकि तुम रोशनी में जा सकते हो, हम नहीं जा सकते। कैरोलिन ने कहा कि तुम अगर चाहो तो हमारे ग्रह पर रह सकते हो, लेकिन माइलो ने कहा कि मैं वापस धरती पर जाकर एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारी मचाई तबाही के बाद की एक डायरी होगी। इसी के बाद हम कहानी की शुरुआत वाले सीन को देखते हैं जहां माइलो ने वही रिकॉर्डिंग की और तब उसने देखा कि जेनिफर पहाड़ की चोटी के ऊपर थी और वो धरती की बची खुची ताकत को भी अपने अंदर खींच रही थी। जब जमीन टूटने लगी तो माइलो ने कैरोलिन से कहा कि इंसानी दुनिया का एक हिस्सा तो बचा लो। कैरोलिन ने उसके सामने उसकी सारी यादें एक फिल्म की तरह चला दी। उसके अच्छे पल, उसका प्यार, उसकी जिंदगी। एक पल के लिए माइलो खुश था, फिर अचानक धरती फट गई और एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ खत्म हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।